बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी बुक का आखिरी चैप्टर जो चैप्टर नंबर 10 है वो स्टार्ट करेंगे और उसका लेक्चर नंबर 1 देखेंगे। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम क्या चीज़ें देखेंगे, मैं पहले आपको उसका ओवरव्यू दे देता हूँ। उसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे कि इंटरनेट है क्या, उसका ओवरव्यू क्या है। उसके बाद हम ये देखेंगे इंटरनेट काम कैसे करता है, और फिर सबसे एंड पे हम ये देखेंगे कि इंटरनेट के ऊपर हमारे पास जो एड्रेसिंग स्कीम्स हैं जिसमें डीएनएस एड्रेसिंग और आईपी एड्रेसिंग है वो कैसे काम करती हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेक्चर है वो फंडामेंटल्स ऑफ द इंटरनेट चैप्टर है, उसका लेक्चर नंबर 1 है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि ओवरव्यू इंटरनेट का क्या है। स्टूडेंट्स, एक बात आज के लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स के बारे में डिटेल से पढ़ा था और वहां पे हमने इंटरनेट के बारे में भी काफ़ी डिटेल से देखा था। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें स्टूडेंट्स ऐसी भी आएंगी जो इंफॉर्मेशन नेटवर्क के चैप्टर के अंदर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। In 1969, ARPA Advanced Research Project Agency designed a small network among universities. स्टूडेंट्स, हिस्ट्री में अगर आप देखें इंटरनेट की तो 1969 के अंदर ARPA नेट जो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी थी उसने डिज़ाइन किया था एक नेटवर्क जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के दरमियान यूज़ होता था। लेकिन स्टूडेंट्स, उसके अंदर प्रॉब्लम ये थी कि वो सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री यूज़ के लिए था, उसको आम पब्लिक जो है वो यूज़ नहीं कर सकती थी। नेशनल साइंस फाउंडेशन एस्टैब्लिश 5 सुपर कंप्यूटिंग सेंटर्स which were available to all researchers for academic purposes. To provide high-speed access to its supercomputers, National Science Foundation established National Science Foundation Network. Students, हुआ ये कि उसके बाद एक कंपनी हमारे पास आई, that is called National Science Foundation. उसने 5 सुपर कंप्यूटर्स जो है वो बनाए, मुख्तलिफ जगहों पे डिज़ाइन किए और उसके बाद उसने ये किया कि उन कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद नेशनल साइंस फाउंडेशन ने उसका नाम नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क रखा और एट द एंड ये किया गया कि ARPANET प्लस नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क और अदर स्मॉल नेटवर्क्स को आपस में कंबाइन कर दिया गया, आपस में कनेक्ट कर दिया गया। और जब ये तमाम नेटवर्क आपस में कनेक्ट हुए और इन्होंने रिसर्चर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना शुरू की तो एट द एंड हमने उसको ये नाम दिया इंटर नेटवर्क का, जो कि आजकल हम उसको इंटरनेट के नाम से यूज करते हैं। तो इस तरह ARPANET, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क और अदर स्मॉल नेटवर्क्स के कॉम्बिनेशन से जो हमारे पास नेटवर्क एस्टैब्लिश हुआ, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट। तो स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा ओवरव्यू था हमारे पास इंटरनेट का। अब हम उसके बाद ये देखते हैं कि इंटरनेट हमारा काम कैसे करता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम ये देखते हैं कि हमारा इंटरनेट काम कैसे करता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि जब भी हमने इंटरनेट से कनेक्ट होना है तो हमें किसी ना किसी ISP से इंटरनेट कनेक्शन जो है वो परचेज करना पड़ता है, उसके बाद हम इंटरनेट को यूज नहीं कर सकते। जिस तरह यहाँ पे मेंशन है, टू यूज इंटरनेट वी नीड टू लिंक अवर कंप्यूटर्स टू द इंटरनेट वाया DSL और केबल मॉडेम विच कुड बी प्रोवाइडेड बाय एन ISP। स्टूडेंट्स, ISP की एग्जांपल के तौर में आपको बता दूंगा, PTCL इज एन ISP, आपकी जोंग जो कंपनी है वो भी ISP है, उसके अलावा हमारे पास वतीन कंपनी है वो ISP है, मोबिलिंग कंपनी इज ISP। तो इनके थ्रू हम इंटरनेट को यूज कर सकते हैं। अगर हमने अपने कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना इंटरनेट के साथ तो हमें इन ISP में से किसी से भी जो है इंटरनेट कनेक्शन परचेज करना पड़ता है। और हम इससे कनेक्ट कैसे होते हैं, अगर आप इस फिगर को देखें तो इस फिगर के आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं इजीली कि आपका कंप्यूटर जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट है वाया NIC कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के बारे में हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 के अंदर डिटेल से बात कर चुके हैं कि आपके इंटरनेट के ऊपर या नेटवर्क के ऊपर जितनी भी स्टूडेंट्स डिवाइसेस मौजूद होती हैं उनका कोई ना कोई NIC कार्ड जरूर होता है जिसके थ्रू वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर डिवाइसेस के अंदर NIC कार्ड मौजूद नहीं होगा तो ये डिवाइसेस नेटवर्क पे या इंटरनेट के ऊपर आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकती। तो स्टूडेंट्स, आपका PC LAN के साथ कनेक्ट होगा, LAN आपका T1 लाइन के साथ रीजनल ISP से कनेक्ट होगा। स्टूडेंट्स, ये T1 लाइन क्या है? स्टूडेंट्स, लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो कनेक्ट होता है रीजनल ISPs के साथ। रीजनल ISP से कनेक्ट होने के लिए हमें कुछ ऐसी लाइंस की जरूरत पड़ती है जिनमें डाटा रेट हमें फास्ट मिले। ये लाइंस आपको आपके जो ISPs हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, वो ये लाइंस प्रोवाइड करते हैं। T1 लाइंस के अंदर जो आपका डाटा रेट है वो बेसिकली 1.5 मिलियन बिट्स पर सेकेंड होता है। उसके कंट्रास्ट में जो आपकी नॉर्मल फोन लाइंस है उसमें 30,000 टू 50,000 बिट्स पर सेकेंड तक डाटा रेट हमें अवेलेबल होता है। दैट्स व्हाई वी प्रेफर T1 लाइंस। स्टूडेंट्स, अब बात आती है कि रीजनल ISP। व्हाट इज रीजनल ISP? स्टूडेंट्स, हमारे जो PTCL है, हमारा जोंग है, हमारा मोबिलिंग है, दीज आर रीजनल ISPs, क्योंकि ये हमारे रीजन्स के अंदर मौजूद हैं। ये हमें ISP के थ्रू हमें ये इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल इट रीजनल ISPs। और दीज रीजनल ISPs कनेक्ट्स विद ग्लोबल ISPs। ग्लोबल ISPs वो हैं जो आउटसाइड द पाकिस्तान
जो मौजूद हैं और हमें इंटरनेट पे फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि हम इंफॉर्मेशन को अपने कंप्यूटर्स पे डाउनलोड कर सकें। और रीजनल आईएसपीज जो हैं वो ग्लोबल आईएसपीज के साथ फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं, क्योंकि फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू कनेक्ट होने का मतलब ये है कि हमें डाटा रेट बहुत फास्ट चाहिए होता है उसके अंदर। तो रीजनल आईएसपीज जो आपको ग्लोबल आईएसपी के साथ कनेक्ट होते हैं। और स्टूडेंट्स अगर ग्लोबल आईएसपी का एग्जांपल देखना चाहें तो आपको ये नजर आ रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, आप देख सकते हैं ग्लोबल आईएसपीज वर्ल्ड के अंदर कौन कौन से मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास कि इंटरनेट हमारा काम कैसे करता है। इसमें बात सिर्फ याद रखने वाली ये है कि जब भी हमने इंटरनेट से कनेक्ट होना है तो हमें कोई ना कोई आईएसपी चाहिए जिसके थ्रू हम इंटरनेट कनेक्शन परचेज करेंगे और फिर इंटरनेट से कनेक्ट होंगे। उसके बाद हम इंटरनेट को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम इंटरनेट को यूज नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स अब इसके बाद ये देखते हैं कि हमारे पास जो इंटरनेट के ऊपर एड्रेसिंग स्कीम्स अवेलेबल हैं वो कौन कौन सी हैं। स्टूडेंट्स एड्रेसिंग स्कीम को डिस्क्राइब करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जिस तरह हम लोगों का एक नाम है और एक हमारा एड्रेस है होम एड्रेस, अगर हमारे नाम पे कोई लेटर आना है तो उस लेटर पे सिर्फ हमारा नाम ही काफ़ी नहीं है, होम एड्रेस भी चाहिए, क्योंकि उस एड्रेस की बेस पे वो हमारे एड्रेस तक पहुँचेगा। इसी तरह इंटरनेट या नेटवर्क के ऊपर जितनी भी डिवाइसेस मौजूद हैं उन सब का कोई ना कोई एक एड्रेस होना चाहिए, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन उस मशीन तक या उस कंप्यूटर तक जानी है वो किसी एड्रेस के थ्रू पहुंच सके। अगर उस मशीन का कोई एड्रेस नहीं होगा तो ये पॉसिबल नहीं है कि उसके पास इंफॉर्मेशन पहुंच सके। सो एवरी कंप्यूटर एंड वेबसाइट हैव अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑन द इंटरनेट विच इज कॉल्ड एड्रेस। और इसके लिए हमारे पास दो टाइप्स के एड्रेसेस जो इंटरनेट पे मौजूद हैं। वन इज आईपी एड्रेसिंग, आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसकी बात हम चैप्टर नंबर 2 के अंदर कर चुके हैं। द सेकंड वन इज डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम एड्रेसिंग। तो वन बाय वन देखते हैं कि आईपी एड्रेसिंग क्या चीज़ है और डीएनएस एड्रेसिंग क्या चीज़ है। फर्स्ट वन इज आईपी एड्रेसिंग। सो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि इंटरनेट या नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से आईपी एड्रेसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको अच्छी तरह समझिएगा। आईपी एड्रेसिंग, एवरी मशीन ऑन द इंटरनेट हैज़ अ यूनिक एड्रेस कॉल्ड एज आईपी एड्रेस। स्टूडेंट्स बात यह है कि इंटरनेट के ऊपर जितने भी कंप्यूटर्स या जितनी भी मशीन्स हमारी मौजूद होती हैं, अगर उन्होंने आपस में कम्युनिकेट करना है तो दे मस्ट हैव एन आईपी एड्रेस। हमें कोई ना कोई आईपी एड्रेस उन मशीन्स को लाजमी देना पड़ता है, तभी वो मशीन्स इंटरनेट के ऊपर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकती हैं, अदरवाइज वो कम्युनिकेशन नहीं कर सकेंगी। आईपी एड्रेस जो हमारा वो 32 बिट्स का होता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे बिट्स की बात है, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि आपकी मशीन्स जो हैं वो डेसिमल को अंडरस्टैंड नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ आपके जो है वो बिट्स की शक्ल में डाटा को अंडरस्टैंड कर सकती हैं। दैट्स वाई हमने 32 बिट्स का यहाँ पे लिखा है कि 32 बिट्स पे आईपी एड्रेस आपका होता है। और टोटल एड्रेस स्पेस जो हमारे पास अवेलेबल होगी इस केस में वो 2 की पावर 32 होगी, कि मैक्सिमम एड्रेसेस जो हमें अवेलेबल हो सकते हैं वो 2 की पावर 32 एड्रेसेस अवेलेबल हो सकते हैं। स्टूडेंट्स अब एक बात यहाँ पे याद रखने वाली है और देखने वाली है कि इन एड्रेसेस को हम मेंशन कैसे करते हैं। हमने इस एड्रेसेस को 4 ऑक्टेट्स में डिवाइड किया है। ऑक्टेट स्टैंड फॉर 8 बिट्स, जैसे कि आप देख भी सकते हैं फिगर के अंदर कि यहाँ पे 8 बिट्स को एक ऑक्टेट कहा गया है। इसी तरह इसको डॉट से सेपरेट किया गया है और 4 ऑक्टेट का आपका एक एड्रेस होता है। ऑल टुगेदर इसको अगर आप प्लस करें तो आपकी 32 बिट्स ही बनती हैं। अब स्टूडेंट्स में बात ये भी याद रखने वाली है कि इसके अंदर आपके मैक्सिमम कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, 0 से 255 तक। ये कैसे हमने कैलकुलेट किया? अगेन 2 की पावर 8 मीन 1 ऑक्टेट। ये स्टूडेंट यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि 2 की पावर 8 इज 256, लेकिन यहाँ पे मैंने जो लिखा हुआ है 0 से लेके 255 तक। अगर आप 0 को भी काउंट करें तो ऑल टुगेदर ये 256 ही वैल्यू बनती है। तो दैट्स वाई 0 to 255 तक वैल्यू आपकी इन ऑक्टेट के अंदर हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। यहाँ पे बात ये भी याद रखिएगा अच्छी तरह, आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके आईपी एड्रेसेस के अंदर तमाम ऑक्टेट के अंदर मैक्सिमम वैल्यू 255 हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। अगर आपको किसी भी आईपी एड्रेस के अंदर किसी भी ऑक्टेट के अंदर 255 से ज्यादा वैल्यू नजर आए, फॉर एग्जांपल आपको फर्स्ट ऑक्टेट में 300 वैल्यू नजर आए, तो वो आईपी एड्रेस रॉन्ग होगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। मैक्सिमम 255 या उससे कम वैल्यू ही हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो ये बात अच्छी तरह याद रखिएगा। सर्वर्स नॉर्मली हैव स्टैटिक आईपीज। स्टूडेंट्स क्लाइंट सर्वर मॉडल के अंदर हम देखा था कि सर्वर्स वो मशीन्स हैं जो इंटरनेट के ऊपर क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। अब जब सर्वर्स मशीन्स क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं तो नॉर्मल बात है कि उनको ऑलवेज ऑन रहना चाहिए, वो ऑन होंगी तो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हैं। तो इसलिए नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम सर्वर्स को स्टैटिक आईपीज मीन नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर खुद से आईपी असाइन कर देते हैं, और जब नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर चाहेगा तब वो आईपी चेंज हो सकता है, ऑटोमेटिकली वो आईपी चेंज नहीं हो सकता। क्लाइंट्स में हैव डायनामिक आईपीज,
लेकिन उसके कंट्रास्ट में अगर हम क्लाइंट्स की बात करें तो क्लाइंट्स जो है वो डायनेमिक आईपीस जो है उनको एलोकेट हो सकते हैं, लेकिन इट डजंट मीन कि क्लाइंट्स को जो है वो स्टैटिक आईपीस असाइन नहीं हो सकते। लेकिन हम ज़्यादातर ये होता है कि हम क्लाइंट्स को डायनेमिक आईपीस असाइन करते हैं। इसकी एग्जांपल सिंपल से देता हूँ, आप घरों के अंदर अगर स्टूडेंट्स यूज़ करते हो इंटरनेट कनेक्शन और आपके पास किसी भी कंपनी के आईएसपी की कोई डिवाइस मौजूद है, उसको कनेक्ट करते हैं अपने सिस्टम के साथ और फिर आप ये देखते हैं कि आपने कोई पेज ओपन करना है। स्टूडेंट जैसे ही आप कनेक्ट करते हैं अपने सिस्टम को आईएसपी के साथ, तो सबसे पहले आपके कंप्यूटर को एक आईपी एड्रेस असाइन होता है आपके आईएसपी के थ्रू। वो आईपी एड्रेस आपको असाइन होता है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट क्लाइंट्स में हैव डायनेमिक आईपीस। वो आईपी एड्रेस तब तक आपके सिस्टम को असाइन रहेगा जब तक कि आप अपने सिस्टम को डिस्कनेक्ट नहीं कर देते या ऑफ नहीं कर देते। जैसे आप डिस्कनेक्ट या ऑफ करते हैं अपने सिस्टम को, तब वो आईपी एड्रेस आईएसपी की तरफ से किसी और डिवाइस को असाइन हो जाता है और नेक्स्ट टाइम जब आप दोबारा से कनेक्ट होते हैं आपको कोई और आईपी एड्रेस जो है वो असाइन हो जाता है। तो स्टूडेंट्स इस तरह आईपी एड्रेसेस का काम होता है। अब ये बात इसमें याद रखने वाली ये है कि 32 बिट्स का ये आईपी एड्रेस होता है और इसको हम 4 ऑक्टेट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। और स्टूडेंट्स एक मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ कि हम आईपी एड्रेसेस को अंडरस्टैंड कैसे करते हैं, इनको पढ़ते कैसे हैं। तो लेट्स सी वो एग्जांपल क्या है। स्टूडेंट्स अगर आप एग्जांपल को देखें तो उसमें एक एड्रेस लिखा हुआ है 216.27.61.137। ये वैल्यू हो सकता है आप लोगों ने कहीं देखी हो। तो दिस इज कॉल्ड आईपी एड्रेस। अब ये जो ऑक्टेट्स लिखे हुए हैं मैंने, ये वैल्यूज जो लिखी हुई हैं, इन वैल्यूज के अंदर कोई भी वैल्यू 255 से एक्सीड नहीं कर रही, उससे कम ही है सारी वैल्यूज। तो स्टूडेंट्स अब बात ये समझने वाली ये है कि हम इसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे कि इसमें से एग्जैक्ट जो आपकी मशीन का या आपके कंप्यूटर का एड्रेस है वो कौन सा है। आया ये 4 के 4 ऑक्टेट्स मशीन के एड्रेस है या 2 है या 3 है या कोई और बात है। अब स्टूडेंट इसमें बात ये देखने वाली, इसको मैं मैप करूंगा आपके रियल लाइफ के साथ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर में लिया कि किसी का एड्रेस है 100A मॉडल टाउन लाहौर, उसको मैंने मैप किया आईपी एड्रेस के साथ। स्टूडेंट्स अगर किसी ने उस 100 नंबर घर पे जाना है तो उसको सबसे पहले क्या चाहिए, उसको ए ब्लॉक की लोकेशन चाहिए। ए ब्लॉक की लोकेशन के लिए उसको मॉडल टाउन की लोकेशन चाहिए। मॉडल टाउन की लोकेशन के लिए उसको लाहौर की लोकेशन चाहिए। इसका ये मतलब है कि 100 जो एग्जैक्ट एड्रेस है वहां तक पहुंचने के लिए ए ब्लॉक, मॉडल टाउन और लाहौर वो तीनों भी जरूरी हैं। उसके बगैर किसी ने भी 100 नंबर घर पे जाना है तो वो नहीं जा सकता। इसी तरह आपके पास जो आईपी एड्रेस है उसमें 216.27.61.137 के अंदर जो 137 है, जो लास्ट ऑक्टेट होता है, राइट मोस्ट ऑक्टेट, वो उस मशीन का आईपी एड्रेस होता है। लेकिन उस एड्रेस तक पहुंचने के लिए हमें उन तीनों एड्रेसेस जो पहले मैंने बताए डॉट से पहले, उन तीनों को यूज करना पड़ता है, तभी हम उस आखिरी एड्रेस पे पहुंच सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह हम एड्रेसेस को अंडरस्टैंड करते हैं और समझते हैं। और ये बात याद रखिए, दोबारा से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि आपके इंटरनेट के ऊपर जितनी भी डिवाइसेस मौजूद हैं उन सब डिवाइसेस का कोई ना कोई आईपी एड्रेस जरूर होता है और वो आईपी एड्रेस इसी फॉर्म में होता है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे 216.27.61.137 की एग्जाम्पल आपको दे दी। स्टूडेंट्स होपफुली आपको आईपी एड्रेसिंग अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब दूसरे पे चलते हैं, डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम एड्रेसिंग। Remember the string of numbers is hard, so all web servers on the internet also have human readable names called domain names. Students यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको पहले बताता चलूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर गूगल का पेज ओपन करना है, हम क्या करते हैं, हम google.com अपने ब्राउजर के अंदर लिखते हैं और गूगल का पेज ओपन हो जाता है। लेकिन इमेजिन करें कि अगर आपको कहा जाए कि आपने google.com नहीं लिखना, आपने उसका आईपी एड्रेस जो है वो मेंशन करना है, तो स्टूडेंट्स मेरा ख्याल है कि ये हमारे लिए मुश्किल होगा कि हम उन नंबर्स को याद रख सकें, उन वैल्यूज को याद रख सकें। उसकी बजाय हमें नाम याद रखना भी वो ज़्यादा ईजी है। इसकी एक और एग्जांपल, रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं कि आप स्टूडेंट्स कॉलेज में पढ़ते हैं, आपका एक नाम है और आपका एक आईडी नंबर है। अगर आपसे ये कहा जाए कि आपने दूसरे स्टूडेंट्स को नेम से नहीं बुलाना, आपने उनके आईडी नंबर से उनको पुकारना है, तो आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर कि दूसरे स्टूडेंट्स का आईडी नंबर क्या है। लेकिन नाम आप अच्छी तरह याद रख सकते हैं। तो हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए नाम्स मौजूद है, लाइक एग्जाम्पल hotmail.com है, google.com है, pgc.edu एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमें नाम को यूज़ करते हैं, लेकिन आपकी जो मशीन्स है वो आईपी एड्रेस को ही यूज़ करती हैं। जैसे ही हम कोई भी नाम जो है वो ब्राउज़र की एड्रेस बार के अंदर टाइप करते हैं, आपकी मशीन उसको मैप करती है किसी ना किसी आईपी एड्रेस के साथ, और फिर उस आईपी एड्रेस की बेस पे वो स्पेसिफिक मशीन तक पहुंचती है और उस मशीन से वो वेब पेज आपको ला के ओपन करके शो करती है। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास ये एग्जाम्पल में अगर आप देखें, hotmail इज अ होस्ट नेम एंड .com इज अ डोमेन नेम। स्टूडेंट्स इन डोमेन नेम्स को हम टॉप लेवल डोमेन या टीएलडी डोमेन्स का नाम भी देते हैं, और एग्जाम्पल्स के तौर पे यहाँ पे कुछ डोमेन नेम्स लिखे हुए या टीएलडी डोमेन्स मैंने मेंशन की हैं, जिसमें नंबर 1 इज .com है,
जो कमर्शियल या बिजनेस वेबसाइट्स के लिए यूज़ होती है। आपकी edu.edu है एजुकेशन वेबसाइट्स के लिए। अगर आप पंजाब का कॉलेज का अगर आप वेब पेज देखें तो उसके अंदर आप .edu एंड पे देखेंगे, क्योंकि ये एजुकेशन वेबसाइट है। .org आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या NGOs के लिए यूज़ किया जाता है। उसके अलावा .gov जो गवर्नमेंट वेबसाइट, अगर आप पाकिस्तान गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट देखें या चेक करें तो उसमें आपको एंड पे .gov लिखा हुआ नज़र आएगा। तो स्टूडेंट्स, अब बात यह है कि हम जो नेम्स को मैप करते हैं IP एड्रेस के साथ, क्योंकि नेम्स हमारे लिए, IP एड्रेस आपकी मशीन्स के लिए, उन मैपिंग के लिए हम एक प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं। प्रोटोकॉल के बारे में डिटेल स्टूडेंट मैं आपको चैप्टर नंबर 2 के अंदर बता चुका हूँ। तो जो प्रोटोकॉल हम यहाँ पे यूज़ करते हैं मैपिंग के लिए वो है DNS प्रोटोकॉल, दैट इज कॉल्ड डोमेन नेम सिस्टम प्रोटोकॉल, जो मैप करता है बिटवीन नेम एंड IPs। हम लोग मेंशन करते हैं नेम और वो उसको मैप करता है डोमेन नेम सिस्टम प्रोटोकॉल IPs के साथ, और फिर हमें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो इंफॉर्मेशन हमें शो होती है हमारे ब्राउज़र के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर होपफुली आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। सबसे पहले हमने आज ये देखा कि इंटरनेट है क्या चीज़, उसके बाद ये देखा कि इंटरनेट काम कैसे करता है। देन हमने ये देखा इंटरनेट के ऊपर हमारे पास जो एड्रेसिंग स्कीम्स डिफरेंट यूज़ होती हैं वो कौन कौन सी है, जिसमें IP एड्रेसिंग को हमने बड़ी डिटेल के साथ देखा कि IP एड्रेस हमारा 32 बिट का होता है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद हमने ये देखा कि हमारे पास जो DNS एड्रेसिंग है वो किस लिए यूज़ होती है, और DNS एड्रेसिंग के अंदर जो हम नेम को मैप करते हैं IP एड्रेस के साथ, उसके लिए हमारे पास DNS प्रोटोकॉल यूज़ होता है, वो कैसे काम करता है। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।